हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल चैप्टर से सीटेट और यूपीटेट में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ इस चैप्टर के टॉप 15 एमसीक्यूज जो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, साथ में एग्जाम में आपके स्कोर बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। सो स्टे फोकस्ड, क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो श्री एकेडमी पे जाके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कौन सा संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों, पौधों के संसाधनों और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण की अनुमति देता है? तो इसका आंसर विल भी होगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है और इसको संरक्षण मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो पौधे हैं, जानवर हैं और जो पूरा इकोसिस्टम है वो सुरक्षित रखा जा सके, ताकि बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है और यहाँ इंसान भी कंट्रोल तरीके से रह सकता है। तो इस क्वेश्चन में दिया भी गया कि आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी संरक्षण मिलता है, तो इसलिए आंसर विल बी बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी नेशनल पार्क जो होता है वो क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है और यहाँ पे नो ह्यूमन डिस्टरबेंस, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। सतपुड़ा जो है वो इंडिया की फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है और इसमें वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ पे हंटिंग मना होती है और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप घूमने जाते होंगे तो कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम सुनते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाके वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे अलाउ हो रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग वीडियो में देख के कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां हैं विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखो, इनको एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं या हिंदी में उसको बोलते हैं स्थानिक प्रजाति। किसी विशेष स्थान की जो प्रजाति होती है उसको हम बोलते हैं स्थानिक प्रजाति या एंडेमिक स्पेसीज। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फाउंडेड नेचुरली इन वन स्पेसिफिक रीजन ओनली, जो एंडेमिक होता है। जैसे वाइल्ड मैंगो होता है तो ये वाइल्ड जो स्पेसिफिक जंगलों में ही पाया जाता है, बाकी दूसरे जंगलों में नहीं पाया जाता है। साथ में हम थोड़ा सा ये दूसरे भी के चीजों के बारे में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंस्टिंक्ट क्या होता है। इंस्टिंक्ट वो होते हैं जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो कि खत्म हो जाए, ऐसी प्रजाति जो कि खत्म हो चुके हैं। जैसे डायनासोर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या ये विलुप्त हो चुका है। इंडेंजर्ड क्या होते हैं, उसको लुप्त प्राय भी बोलते हैं। डिमिसिंग नंबर्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, जिनके नंबर्स कम हो रहे हैं, लगातार संख्या जिनकी कम हो रही है, ऐसे जीव जंतुओं की, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड। मतलब उनको संरक्षण की जरूरत है और अगर संरक्षित नहीं किया गया तो फ्यूचर में ये खत्म हो जाएंगे, तो इनको हम इंडेंजर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कौन से स्रोत है वह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है? तो विच सोर्स बुक कीप ए रिकॉर्ड फॉर ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरनेशनली? तो देखिए, रेड डेटा बुक है वो जो होती है, ये IUCN के द्वारा मेंटेन की जाती है और इसमें क्या होता है कि जो भी इंडेंजर्ड फ्लोरा, फौना एंड फंगी हैं उनकी क्या कंजर्वेशन को मॉनिटर किया जाता है। और इंडिया में भी
इंडिया मेंटेन्स इट्स ओन डोमेस्टिक वर्जन, तो इंडिया भी अपने डोमेस्टिक जो वर्जन है उसको मेंटेन रखता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग जो जीव जंतु मतलब एक्सटिंक्ट हो गए उनके भी लिस्ट होते हैं, और जो जो अभी क्या है इंडेंजर्ड हैं, फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं, उनकी भी सारी डेटा होती है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा पता रहना जाता है, और ये जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये जो आईयूसीएन द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि वनों की कटाई का एक प्रमुख पर्यावरणीय परिणाम क्या है। तो देखिए, जो वन की कटाई से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए डिस्टर्ब पहला तो होता है कि वाटर साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो इंक्रीज सॉइल इरोजन होता है, तो फिर जो मिट्टी की पहली जो परत होती है वो खत्म होने वहां से हटने लगती है। तो इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज भी हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए, ट्रीज कट सबसे पहले पेड़ कटते हैं तो लेस CO2 एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। लेकिन जब लेस ट्रीज रहेंगे तो CO2 का एब्जॉर्प्शन हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और जिससे वाटर साइकिल क्या डिस्टर्ब हो गई। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो तो उसके दो इम्पैक्ट आएंगे, पहला तो सूखा पड़ेगा, रिड्यूस्ड रेनफॉल होगा, और दूसरा जो उसका इम्पैक्ट आएगा इसमें कि जो सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे जो अभी हमने वन की कटाई के जो मेजर जो इम्पैक्ट हैं उसको हम लोग अभी देख रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो हम आंसर का यहाँ पे है कि आंसर क्या होगा, वनों की कटाई का पहला परिणाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो डिस्टर्ब्ड वाटर साइकिल एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और गर्मी किसी आवास के कौन से घटक हैं। सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट एंड हीट कंस्टिट्यूट विच कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटाट। देखिए, हैबिटाट क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो वन जो जीव हैं, जीवों का घर जो होता है उसको हम हैबिटाट बोलते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो ये हमारा हैबिटाट है। जो वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका भी अपना घर होता है, तो उसको हम लोग हैबिटाट बोलते हैं। तो हैबिटाट जो भी हम इकोसिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। तो एबायोटिक में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं इकोसिस्टम के। एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं रॉक्स हैं, सॉइल है, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, जो भी निर्जीव चीजें होती हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। जैसे सनलाइट है, एयर है, हवा है, सॉइल है, तो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो इसीलिए जो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सारे जो निर्जीव चीजें हैं तो ये एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पे ए हैबिटाट इज द ड्वेलिंग प्लेस वेयर दीज टू कंपोनेंट्स परफेक्टली इंटरेक्ट टू सस्टेन लाइफ। तो देखिए, तो हैबिटाट ऐसी एक प्लेस होती है जहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर ए और बायोटिक फैक्टर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए इनका आपस में इंटरेक्ट करना इंटरडिपेंडेंसी भी होती है। विदाउट इसके इंटरडिपेंडेंसी की जो लाइफ होती है वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि छोटी पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए कम अवधि में किसी एक जीव में होने वाले छोटे बदलाव क्या कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसका आंसर होगा एक्लीमेटाइजेशन, पर्यानुकूलन या दशाकुंतलन। देखिए, क्या इसको हम लोग इस तरह से क्या कि दो चीजें हम समझ सकते हैं इसको समझने के लिए। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन होता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है एडेप्टेशन होने में किसी जीव में, या हम प्लांट्स में भी एडेप्टेशन देखते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है, उसके बाद वहाँ के जो वातावरण में सर्वाइवल के लिए होता है ताकि आसानी से सर्वाइव कर सके। तो जैसे कैमल्स डेवलपिंग जो हम्स और इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, ये क्या है, एडेप्टेशन ही है कि ताकि कैमल वहाँ के डेजर्ट के गर्मी में सरवाइव कर सके।
तो ये क्या होता है, अडेप्टेशन एक तरह से, देखिए, अस्थाई परमानेंट विशेषताएं होती हैं जो जीवों में कई पीढ़ियों में विकसित होती हैं ताकि वे अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। अगर कैमल के पास अगर हम्प ना हो तो हम में क्या होता है, उसकी एनर्जी फैट होती है, उसमें प्रिजर्व हो जाती है। लॉन्ग लेग्स जो होते हैं वहाँ के हीट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये अगर अडेप्टेशन बॉडी में ऐसे ना हो, चेंजेस ना हो, तो फिर कैमल वहाँ के इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाता। फिर उसी तरह से ये भी पता होना चाहिए, जो ये अडेप्टेशन होता है ये जेनेटिकल होता है और लॉन्ग टर्म कई पीढ़ियों में डेवलप होता है। जैसे हम ध्रुवी भालू की अगर मोटी फर होते हैं तो वो भी क्या होते हैं कि ध्रुवी भालू भयंकर ठंडे में सरवाइव कर पाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी पे मोटी परत होती है जिसको ठंड से बचाती है, और वहां की सर्वाइवल के लिए इसको इफेक्टिव बनाता है। उसी तरह से अगर हम दूसरा पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, तो ये दिनों और वीक्स में डेवलप होता है, और ये एक अस्थाई बदलाव होता है जो एक जीव अपने एनवायरनमेंट के अनुसार थोड़े समय में एडजस्ट करने के लिए करता है। ये क्या होता है, नॉन जेनेटिकल होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो जब ऊंचाई बढ़ती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी आरबीसी ज्यादा बनाने लगती है, तो फिर वहां के माहौल में क्या होता है, एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक अस्थाई टेम्पोररी चेंज होता है हमारे बॉडी में वहां के माहौल में सरवाइव करने के लिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि मरुस्थलीय पौधों की उस सही विशेषता का को चुने जो उन्हें जीवित रहने में मदद करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा कि लीव्स टेक द शेप ऑफ स्पाइंस, वहाँ कांटों का रूप ले लेती हैं, एंड रूट्स गो वेरी डीप, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर जाती हैं। अंदर क्यों जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मरुस्थल में, डेजर्ट में पानी की बहुत क्राइसिस होती है, तो बहुत नीचे जाके ये जो रूट्स होते हैं ये जमीन से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और इनकी देखिए मॉडिफाइड लीव्स जो इनकी होती हैं पत्ते कांटों में बदल जाती हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी का मिनिमम लॉस हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, इसलिए ये कांटों में बदल जाते हैं। फिर इनकी ग्रीन स्टेम होती है, टेक्स ओवर द फंक्शन, इनका जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को टेक ओवर करता है। और डीप रूट की बात अभी मैंने किया कि क्या है, डीप जाने से क्या है, उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह का सर्वाइवल कैक्टस में होता है ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वे जानवर जो अन्य मृत जानवरों के शरीर पे निर्भर होते हैं उन्हें खाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो देखिए एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन एंड फीड ऑन द बॉडीज ऑफ अदर डेड एनिमल्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं, स्कैनवेंजर्स। इनको हिंदी में मुर्दाखोर या अपमार्जक बोलते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं, जानवर होते हैं जो मृत जानवरों के शरीर पे डिपेंडेंट है तो उसे खाते हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। अगर कि मृत जीव पड़े रहे इन्वायरमेंट में तो फिर स्मेल आएगी, सड़ेंगे और बीमारियां क्रिएट होंगी। तो इस तरह क्या है, ये मृत जीवों को खाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते भी हैं। इनको स्कैन वेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, तो वल्चर क्या होता है, गिद्ध, उसको हिंदी में बोलते हैं ईट द डेड कारकैसेज और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये मृत जीवों को खाता है और क्या एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं। प्रीडेटर्स जो होते हैं शिकारी, किल प्रे फॉर फ्रेश। प्रीडेटर्स जो होते हैं शिकारी होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रेश फूड को खाते हैं। किल जो भी जानवर है उनका शिकार किया और तुरंत खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयन है तो डियर को खाता है, तो उसको शिकार करता है और फ्रेशली उसको कंज्यूम कर लेते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ये ब्रेक डाउन द फाइनल ऑर्गेनिज्म वेस्ट इनटू सॉइल। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं उनको मिट्टी या न्यूट्रिएंट, मिट्टी में क्या होते हैं, डिकम्पोज करते हैं ताकि मिट्टी जो होती है वो क्या फर्टाइल हो। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा पक्षी जो दिल्ली में आम दिखाई देता था शहरीकरण के बाद, उसकी आबादी कम होने के बाद जागरूकता बढ़ाने के राज पक्षी बन गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इधर देखते हैं कि विच बर्ड वंस ए कॉमन साइट इन दिल्ली बिकेम द स्टेट बर्ड
to raise awareness after its population crash due to urbanization. तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम लोग अपने बचपन में पहले गौरैया को अक्सर देखा करते थे, सुबह सुबह अपने उनकी चहचहाट सुना करते थे। लेकिन आजकल गौरैया ऑलमोस्ट शहरों में तो उससे एकदम गायब है, और गांव में भी आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा गौरैया। उसके पीछे रीजंस क्यों हैं कि ये अर्बनाइजेशन के कारण क्यों गायब होते जा रहे हैं, तो उसके मेन रीजन है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि ट्रेडिशनल पहले होम हुआ करते थे, जिसमें थोड़े से क्या रोशनदान हुआ करते थे, छेद हुआ करते थे। तो क्या होता है कि उनको अपना घोंसले बनाने में वो हेल्प किया करते थे। बट आजकल के जो घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, उसमें क्या है, स्मूथ बिल्डिंग होती है, जिसमें नेस्ट बनाने के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। दूसरा इम्पैक्ट, दूसरी चीजें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्लास टेलीकॉम टावर्स इमिटिंग रेडिएशन। ये जो ये टेलीकॉम टावर्स हैं, ये रेडिएशन को एमिट करते हैं, निकलता है डिस्टरबेंस टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग स्पैरोज टू लूज देयर होम्स। तो ये क्या है, इससे उनकी नेविगेशन और रिप्रोडक्शन प्रभावित होने लगी हो सकती है। तो ये भी एक रीजन होता है। और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि फूड की कमी। पहले अनाज और कीड़े आसानी से मिल जाया करते थे गौरैया को खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। बट अब क्या है, पैक्ड फूड कल्चर आ गया है, पेस्टिसाइड्स की वजह से खाना कम हो गया है। फिर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, हवा और शोर जो प्रदूषण से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। पेड़ों की कमी हो गई है, शहरों में हरियाली कम होने से सेफ हैबिटेट खत्म होते जा रहे हैं। तो ये भी मेन रीजंस हैं स्पैरो के विलुप्त होने के लिए। इसीलिए इन्हें इसको आजकल इसको राज्य पक्षी इसको घोषित कर दिया गया है। और किसने इसको डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर्ड स्टेट बर्ड बाय फॉर्मर सीएम शीला दीक्षित ने इनको डिक्लेयर किया था राज पक्षी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है जिसका नाम खिजड़ी के पेड़ों पे पड़ा है, जहाँ के स्थानीय लोग पौधों और जानवर की बहुत देखभाल करते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द विलेज लोकेटेड द गॉट इट्स नेम फ्रॉम द खेजरी ट्री वेयर लोकल्स टेक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए राजस्थान के राजस्थान में ये पड़ता है। और ये जोधपुर यह जो खेजड़ी विलेज है, ये खेजड़ी पेड़ों के नाम पे पड़ा है। और यह गांव जो है जोधपुर के पास पड़ता है। खेजड़ी जो है ये क्यों फेमस है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हो कि एक घटना हुई थी 1730 में, जिसमें क्या हुआ था कि वहां के राजा ने वहां के सैनिकों को बोला था पेड़ों को काटने के लिए। कुछ था वहां पे। तो क्या उस तो वहां के जब राजा के जब सैनिक वहां पे जाते हैं पेड़ों को काटने के लिए, तो अमृता देवी विश्नोई और विश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो ये दुनिया की पहले ट्री कंजर्वेशन मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत फेमस घटना है। और जो खिजड़ी पेड़ का महत्व तो क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, खिजड़ी पेड़ जानते हैं कि हम कि राजस्थान में डेजर्ट है, तो वहां पे पेड़ों का सर्वाइवल आसान नहीं होता है। तो रेगिस्तान में भी आसानी से उग जाता है। फिर ये मिट्टी की उर्वरता को, फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। पशुओं के लिए चारा भी देता है। तो एक तरीके से क्या, इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाए रखता है। तो ये भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए हम लोग को। एक तरीके से खेजड़ी जो पेड़ है इक्वल टू ट्री प्रोटेक्शन सैक्रिफाइस प्लस 363 विश्नोई ई प्लस अमृता देवी को हम बोल सकते हैं। इसीलिए ये हमारे जो इतिहास में ये बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यह बिश्नोई समुदाय की इन पेड़ों की और स्थानीय जीवों जैसे चिंकारा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता को उजागर करता है, इसलिए ये बहुत फेमस है। और इस गांव का नाम वहाँ के स्थानीय पेड़ खेजड़ी के नाम पे ही पड़ा हुआ है। और ये जबलपुर में स्थित है और राजस्थान ये स्टेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? In which year was
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए 1970 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था ताकि वहाँ के जो वन्य जीव हैं, पौधे हैं, उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि उस समय लगभग हंटिंग और वन्य जीवों की जो संरक्षण काफी खतरे में थी। तब इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया था और एक्ट ये आया था। और सबसे सबसे पहला फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब जो बनी थी 1992 में बनी थी। फिर 1985 में गंगा एक्शन प्लान बना था, गंगा कार्य योजना। ये लॉन्च टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था गंगा एक्शन प्लान। तो ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले साल, सागौन, आम, जामुन और सिल्वर फर्न को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो फ्लोरा और फौना का नाम हमने सुना है। तो प्लांट लाइफ ऑफ ए रीजन, किसी रीजन विशेष की जो प्लांट लाइफ होती है हम उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। और एनिमल लाइफ ऑफ ए रीजन, जो एनिमल लाइफ होती है उसको फौना बोलते हैं। तो आंसर विल बी फ्लोरा। पोषण के किस तरीके से दो अलग अलग जीव पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ रहते हैं, जैसे कि लाइकेन में? तो देखिए सहजीवी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सहजीवी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, साथ में जीवन, मतलब सहजीवी दो जीव एक अपने सर्वाइवल के लिए साथ में जीते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक या सहजीवी। सहजीवी को लाइकेन, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है, तो लाइकेन में क्या होता है? एल्गी एल्गी जो शैवाल होता है और फंगस दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना फूड और शेल्टर क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये क्या है? सहजीवी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एल्गी क्या करता है कि कंटेंस क्लोरोफिल। एल्गी हम जानते हैं ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरोफिल होता है, तो प्रोड्यूसेज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना सकता है। तो एल्गी अपना जो फूड बनाता है तो इसको फंगस के साथ भी शेयर करता है। और फंगस क्या प्रोवाइड करता है? फंगस जो होता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को। तो इस तरह दोनों जीव एक दूसरे के अपने अपना शेल्टर और फूड शेयर करते हैं और साथ में सर्वाइवल इनका पॉसिबल हो पाता है। Result together they form lichen surviving in harsh habitats where neither could survive alone। क्योंकि ये जो उनका जो सर्वाइवल होता है, वो उनका जो हैबिटाट होता है काफी कठिन होता है, हार्ड होता है, तो ये अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो साथ में मिलकर ये लाइकन बनाते हैं और साथ में इनका सर्वाइवल एक दूसरे के साथ इस तरह हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षा शास्त्र के अनुसार मिडिल स्कूल के छात्रों को वनों के प्रकार विषय से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए जब हम लोग पेडागोजी में पढ़ेंगे तो ये चीज देखिए तो उसको डिटेल में अच्छे समझ पाएंगे। बट यहाँ भी थोड़ा सा मैं हर चैप्टर वाइज आप लोग को थोड़ा सा देते जा रहे हूँ पेडागोजी, ताकि आपका एक फाउंडेशन थोड़ा सा बेस बनना शुरू हो जाए। और ये पेडागोजी एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर को पढ़ाना होता है और ऐसे पढ़ाना होता है ताकि बच्चे जो एक्टिविटी करके चीजों को अपने आसपास देख के समझ सके। तो इसका बेस्ट तरीका होता है ऑर्गेनाइज ए फील्ड ट्रिप विजिट टू ए नियर बाई फॉरेस्ट एरिया। अगर पास के किसी वन क्षेत्र का अगर दौरा हो सके तो फिर बच्चे आसानी से अपने सामने चीजों को देख पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वनों के जो प्रकार हैं कैसे होते हैं, किसमें क्या क्या खास चीजें होती हैं। तो चीजों को प्रैक्टिकल वे में देखना और समझना आसान होता है। और देखिए फील्ड ट्रिप्स रियल सिचुएशंस होती हैं। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स बेस्ट, जिसमें हम एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वो बेस्ट होता है एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शन क्या होता है? ये बेस्ट तरीका होता है टीचर को बच्चों को पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाए गए ईवीएस पाठ्यक्रम की एकीकृत प्रकृति का प्राथमिक लाभ क्या है? What is the primary benefit of the integrated nature of EVS curriculum as suggested by NCF 2005? तो देखिए रिड्यूसेज करिकुलम लोड, ये क्या एनसीएफ 2005 जो है ये करिकुलम लोड को कम करता है एंड हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली, और चीजों को बच्चों को सार्थक तरीके से सीखने में हेल्प करता है।
तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में कोई सजेशंस हो तो जरूर दें। थैंक यू सो मच।